नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सके। आज जो है वो अपना 1001 से लेके और 1100 तक जो क्वेश्चन है ई बुक के उनका अपन है वो टेस्ट लेने वाले और बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है। तो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी अन्य किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप है वो जुड़ जाइए और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पिछले एग्जाम में हमें आए हुए क्वेश्चन को अपन है वो यहाँ पर रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए आप पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पानी में डुबो दी गई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है? दीजिए जवाब। पानी में डुबो गई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है? परावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या व्यतिकरण है? ठीक है, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन। अपने को पता है कि तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना या जो टंकी होती है उसकी तली का वो उठा हुआ दिखाई देना, और अपन कह सकते हैं कि प्रकाश जो छड़ होती है उसका है वो मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये है वो प्रकाश की अपवर्तन की घटनाएं होती है। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपसे पूछ जाता है कि प्रकाश की किस घटना के कारण दिन की अवधि है वो 2+2 यानी सुबह शाम 2-2 मिनट है वो सूर्य ज़्यादा दिखाई देता है, तो वो होती है अपवर्तन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? दीजिए जवाब। अम्ल राज को हम है वो एक्वारेजिया भी कहते हैं। अम्ल राज को अपन है वो एक्वारेजिया भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक्वारेजिया के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का है वो अनुपात क्या होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, अपने को पता है कोई भी अम्ल है वो इतना प्रबल नहीं होता कि धातुओं को गला सकता है, तो इसलिए कुछ दो अम्लों को मिलाकर क्या किया जाता है कि प्रबल अम्ल मिलाया जाता है जिसे अम्ल राज कहते हैं। अपने को पता है रसायनों का राजा है वो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है और अम्लों का राजा है वो एक्वारेजिया को कहा जाता है। तो इसके अंदर अनुपात होता है 3:1, यानी अपन कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक है वो 3 अनुपात में होता है और जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो 1 अनुपात में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3:1। आपको याद रखना है एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का बना होता है जिसका रेशियो होता है 3:1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अपने को पता है जीव विज्ञान का जो शब्द है वो किसने दिया था? वो दिया था लेमार्क और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। ठीक है, इन दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था? जीव विज्ञान शब्द दिया था। अब आप मुझे ये बताइए कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु या फिर रदरफोर्ड? दीजिए जवाब। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? दीजिए जवाब। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? इससे संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन में है वो कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो आप बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा साइनोकोबालेमिन। ठीक है, साइनोकोबालेमिन। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अपने को पता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर जो होती है वो क्या होती है? धातु होती है। बाईं ओर क्या होती है? धातु होती है और दाईं ओर क्या होती है? अधातु होती है। ठीक है, दाईं ओर क्या होती है? अधातु। अपने को पता है कि 17वें आवर्त में पाए जाने वाले फ्लोरीन के अंदर है वो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अब 17वां आवर्त है जो कौन सी साइड में है? दाईं साइड में। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रही है? अपन कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रोटीन की खोज किसने की थी? दीजिए जवाब। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्राउड ने की थी, लिनियस ने की थी, मुल्डर ने की थी या जेम्स बेकर ने की थी? दीजिए जवाब। प्रोटीन की खोज है वो किसने की थी? जल्दी से जवाब दे दीजिए आप इसका। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुल्डर। ठीक है, कई जगह है वो इसका नाम आपको सीधा मूलर भी लिखा हुआ मिलता है, तो उसमें भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ही है दोनों। ठीक है, चलिए अगला आप बताइए। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? दीजिए जवाब। RH फैक्टर की खोज है वो किसने की थी? अपने को पता है एक मकाका रिसस नाम का एक बंदर है उसके अंदर है वो RH फैक्टर की खोज हुई थी। और अपने को पता है जिस रक्त के अंदर RH फैक्टर पाया जाता है वो तो होता है पॉजिटिव और जिसमें नहीं पाया जाता वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए आप बताइए मुझे RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो वो की थी कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और अपने को याद रखना है
कि जो कोर लैंडस्टीनर और इसके साथ एक वैज्ञानिक का और नाम आता है कई बार, विनर, लैंडस्टीनर व विनर। ठीक है, अपने को ये भी याद रखना है कि मकाकारिसस नामक बंदर के अंदर है वो इसकी खोज हुई थी। ये भी क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, और इससे संबंधित जो बीमारी होती है या अपन कह सकते हैं जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस ब्लास्टोसिस। ठीक है, जिसका मतलब होता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? अपने को पता है सबसे हल्की धातु होती है कौन सी? लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे और भारी धातु कौन सी होती है? ठीक है, तो अपन कहते हैं सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम, जिसका प्रतीक क्या होता है? OS होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। विराम अवस्था में चली कार का वेग है वो 15 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वेग परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। दीजिए भाई जवाब। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ 20-25 सेकंड का, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेटिव है, तो आप कैलकुलेशन करके जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए कि विराम अवस्था में चली कार का वेग है वो 15 सेकंड के अंदर है वो क्या हो जाता है? 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वेग परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से। ठीक है, यदि अपन बात करें वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं हम त्वरण। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। और त्वरण को व्यक्त किया जाता है ए से, और इसका प्रतीक होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये भी आपको याद रखना है, ये तीनों क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब अपने को पता है कि त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए बराबर v-u/t, यानी अपन कह सकते हैं कि एक त्वरण हो गया, v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, और t क्या होता है? समय। ठीक है, अब यहाँ पर विराम अवस्था से चलिए, इसका मतलब u का मान क्या हो गया? 0 हो गया, और अंतिम वेग कितना हो रहा है? वो हो रहा है 30 हो रहा है, और समय कितना लिया जा रहा है? 15। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि a बराबर 15 माइनस 0 बट्टे 30 a बराबर 30 माइनस 0 बट्टे क्या हो गया? 15। तो a बराबर 30 बट्टे क्या हो गया? 15। तो a बराबर हो गया कितना? 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, और अपने को पता है कि त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ठीक है, वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किसी 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग है वो 8 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड करने में और खर्च की गई ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस क्वेश्चन के ऊपर है वो एकदम नज़र ही जमा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार कई पारियों के अंदर वो रिपीट हुआ है, और इस बार भी ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप जवाब दीजिए कि यदि 500 किलोग्राम की कोई वस्तु है और उसका वेग है वो 8 मीटर प्रति सेकंड है, उससे उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड करना है आपको, तो बताइए उसमें ऊर्जा कितनी खर्च होगी? दीजिए जवाब। ठीक है, दीजिए जवाब। इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि साइंस का यदि आपको न्यूमेरिकल करना है तो जो भी डाटा आपको दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। अपने को पता है यहाँ अपने को m दे रखा है, कितना है? वो है 500 kg। ठीक है, और यहाँ पर अपने को v दे रखा है, एक दे रखा है v1 मान ले, वो दे रखा है आपको 8, या आप इसको है वो u मान लीजिए। m बराबर आपको दे रखा है कितना? 500 kg, और आप u मान लीजिए, यानी प्रारंभिक वेग मान लीजिए कितना? 8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और अंतिम वेग कितना दे रखा है आपको? वो दे रखा है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सीधी सी बात है कि अपने को यहाँ पर यदि m दे रखा है और v दे रखा है तो ऊर्जा का एक फॉर्मूला आता है, वो कौन सा है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको है वो गतिज ऊर्जा के बीच है वो अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप एक गतिज ऊर्जा में से दूसरी गतिज ऊर्जा को क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। ठीक है, पहले आप क्या कीजिए? पहले आप है वो 1/2 इंटू 500 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इसके अंदर से आप है वो 1/2 इंटू 500 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, अब यदि इसको सोल्व करेंगे अपने तो ये हो जाएगा 250, और 250 के हिसाब से ये हो गया 25,000, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000, और 16 और 25 के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? वो होता है 9,000 जूल का। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9,000 जूल। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार तो 500 m मान के और 8 v मान के है वो गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेनी है, और एक बार आपको है वो 500 m मान के और
जो 10 है वो v मान के गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेनी है। फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वही है वो खर्च की गई ऊर्जा होगी। ठीक है, तो वो कितना है 9000 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दीजिए। लेंस की क्षमता को अपन है वो P से व्यक्त करते हैं। P बराबर होता है 1/f। ठीक है, लेंस की क्षमता को अपन P से व्यक्त करते हैं और लेंस की क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो सीधा रटने वाला क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण है वो किस भाग में होता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण किस भाग में होता है? जल्दी से बताइए। अपने को पता है यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, यानी कहने का मतलब है वो नाइट्रोजन का स्रोत होता है। अपन पढ़ चुके हैं कि 46% यानी 46% क्या होती है इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। तो दीजिए जवाब, मनुष्य के शरीर में किस अंग में है वो यूरिया का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है। और किडनी के अंदर है वो अपन कह सकते हैं कि यूरिया जो है वो रुधिर से क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कौन सा जीव आमतौर पर किसानों का मित्र कहलाता है? दीजिए भी जवाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा जीव जो है वो आमतौर पर है वो किसानों का मित्र कहलाता है? ऊंट है, चूहा है, बैल है या केंचुआ है? दीजिए जवाब, किस जीव को है वो किसानों का मित्र कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंचुआ हो जाएगा। और अपने को पता है केंचुआ जो होता है वो एनिलिडा संघ का क्या होता है? प्राणी होता है। केंचुआ जो होता है वो किसका? एनिलिडा संघ का प्राणी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 50 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो 5 मीटर त्रिज्या वाले पथ पर यदि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तो उसका अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? दीजिए जवाब, अपने को पता है कि बाहर से केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अपन कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि कार का मुड़ते समय है वो, और अपन कह सकते हैं यात्री को है वो केंद्र की ओर धक्का महसूस होना, या अपन कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति हो। ये सारे के सारे जो होते हैं वो अभिकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और अपने को पता है अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है mv²/r। mv² क्या होता है? r। यहाँ पर अपने को m दे रखा है कितना? 50। v कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। स्क्वायर का मतलब 10 × 10 हो गया, और बट्टे क्या हो गया? 5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये आ गया कितना? ये हो गया 1000 न्यूटन जो होता है वो बल अभिकेंद्रीय बल लगता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, चलिए ग्रुप डी वाले जो है वो न्यूमेरिकल पर है वो विशेष ध्यान दे लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किसी औरत की 5 संतान है वो लड़के हैं तो अगली संतान लड़का होने की संभावना कितनी है? बताइए, यदि किसी औरत की 5 संतानें हैं वो पहले से लड़कियां हैं तो अगली संतान लड़का होने की संभावना है वो कितने प्रतिशत है? 25% है, 75% है, 50% है या फिर 100% है? दीजिए जवाब। किसी संतान के 5 संतानें लड़के हैं तो अगली संतान लड़का होने की संभावना कितनी प्रतिशत होती है? ठीक है, तो अपने को पता है कि महिला के पास है वो XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुष के पास होता है XY गुणसूत्र। ठीक है, तो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष होता है। और अगली संतान लड़का या होगा या लड़की, इसकी संभावना हमेशा कितनी रहती है? 50% रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी? दीजिए जवाब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेनिसिलिन की खोज है वो अपने को पता है एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक कवक है, उसके अंदर से है वो पेनिसिलियम की खोज हुई थी। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है, प्रतिजैविक होता है और कवक से प्राप्त किया गया। कौन से कवक से? वो प्राप्त किया गया पेनिसिलियम नोटेटम। और कई बार एग्जाम के अंदर इसकी डेट भी पूछी गई है रेलवे के अंदर कि 1927 के अंदर है वो इसकी खोज होती है। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक से पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक दवा, उसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप को हेलोजन कहा जाता है। ठीक है, अपने को पता है सुपर हेलोजन अपन ने पढ़ा है कई बार है, क्लोरीन को अपन है वो सुपर हेलोजन कहते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है और मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूं। तो आप अब जवाब ये दीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप को है वो हेलोजन कहा जाता है। ठीक है, अपने को पता है हेलोजन के अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, इनके सभी जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। अपने को पता है फ्लोरीन का क्वेश्चन बनता है कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। सुपर हेलोजन किसे कहते हैं, क्लोरीन। एकमात्र अधातु जो द्रव्य है वो कौन सी है, वो है ब्रोमीन। और एस्टेटिन अपन कह सकते, आयोडीन, आयोडीन अपन कह सकते हैं कि आयोडीन जो होता है वो एकमात्र चमकीली अधातु है। ठीक है, और एस्टेटिन जो प्रकृति के अंदर सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है, कौन सी है, एस्टेटिन है। और अपने को पता है कि हेलोजन है वो पाए जाते हैं 17वें वर्ग के अंदर पाए जाते हैं। और हेलोजन का मतलब होता है सक्रिय तत्व है या अभिक्रियाशील तत्व जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, बताइए। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, न्यूरॉन होती है, कोशिका होती है या कुपिका होती है, दीजिए जवाब। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, न्यूरॉन होती है, कोशिका होती है या कुपिका होती है। ठीक है, तो अपने को पता है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है, न्यूरॉन ही होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को प्रसव हार्मोन कहते हैं, बताइए भाई। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को प्रसव हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन, दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को प्रसव हार्मोन कहते हैं या प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको अपन है वो ममत्व हार्मोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ममत्व हार्मोन भी इसको कहते हैं। और ये हार्मोन है वो प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, बताइए भाई। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, अपने को पता है न्यूलैंड के समय है वो 56 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, तो आप बताइए मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, मीना माता रोग है वो किसके कारण होता है, बताइए। इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दीजिए, मीना माता रोग है वो प्रदूषण तो जल में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, किस में प्रदूषण होता है, तो जल में होता है। मीना माता रोग का प्रदूषण जो होता है वो जल में होता है। लेकिन जल में किसका प्रदूषण होता है, सल्फर का होता है, कैडमियम का होता है, पारा का होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। पारा का प्रतीक क्या होता है, Hg होता है और इसको अपन है वो मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए एकमात्र जो द्रव्य धातु है वो कौन सी है, पारा है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी देखो ग्रुप डी 2018 के अंदर बहुत पारियों के अंदर पूछा गया था। तो आप बताइए, मैग्नीशियम संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो अपन कह सकते हैं साझेदारी करते हैं। ठीक है, जिन इलेक्ट्रॉनों को है वो ग्रहण किया जाता है या त्याग किया जाता है वो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे ये बताइए कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, और अपने को पता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, बैरोमीटर की खोज किसने की थी, बताइए भाई। बैरोमीटर की खोज है वो किसने की थी, न्यूटन ने की थी, लेरी पेज ने की थी, टोरसेली ने की थी या पास्कल ने की थी। ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग है वो वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग है वो वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। आप मुझे ये बताइए कि बैरोमीटर की खोज है वो किसने की थी, न्यूटन ने की थी, लेरी पेज ने की थी, टोरसेली ने की थी या पास्कल ने की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टोरसेली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, गाउस होता है, फेराड होता है या वेबर होता है, दीजिए जवाब। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है,
अपने को पता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, जिसे फाई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? दीजिए जवाब। अपने को पता है बेटसन को हम कहते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता या आधुनिक आनुवंशिक का पिता कहते हैं, लेकिन आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडले। और मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? मटर पे प्रयोग किया था। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। ठीक है, तो दोस्तों अपने है वो 1100 तक क्वेश्चनों का है वो क्या कर लिया, अभी अभ्यास कर लिया। कल अपन जो है वो 1101 से लेके 1200 तक क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी है वो लगातार है वो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं और लगातार है वो ई बुक को पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तैयारी है वो बहुत शानदार चल रही है। और मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, जो भी विद्यार्थी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको आप इस बात की एक बार सूचना ज़रूर दे दें कि ई बुक के ऊपर आधारित बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। और निश्चित रूप से जो विद्यार्थी पहले दिन से जुड़कर अंतिम दिन तक अपने साथ जुड़ा हुआ है उसकी तैयारी बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में। आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में।